Hi guys, so in this video I am going to cover the Q4 of FY25 के जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल स्पेस। मतलब आप देख लो NBFCs, थोड़े NBFCs है, थोड़े हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है एंड थोड़े बड़े बैंक्स भी है। तो वी विल स्टार्ट, मतलब आप देखो तो वी विल कवर अबाउट बजाज फाइनेंस कवर करेंगे, L&T फाइनेंस, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, आवास फाइनेंशियल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, फिर आपका आ गया क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो माइक्रो फाइनेंस में प्रेजेंट है, फिर सेटिन क्रेडिट केयर, अनदर प्लेयर इन माइक्रो फाइनेंस स्पेस, एंड देन और एक कंपनी है दैट इज CSL फाइनेंस, वो NBFC स्पेस में भी है, मतलब माइक्रो MSME लेंडिंग करता है। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द बिगेस्ट प्लेयर इन दिस सेगमेंट इन द NBFC स्पेस, दैट इज बजाज फाइनेंस। अभी बजाज फाइनेंस का AUM का साइज है अराउंड 4 लाख करोड़, मतलब बहुत ही बड़ा बेस बन गया, एंड AUM का ग्रोथ इज 26%। तो बजाज फाइनेंस का अगर देखेगा at such a high base, they are still able to grow about 25-26% के आसपास, तो दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर। उनका डिपॉजिट का भी ग्रोथ था अराउंड 19% के आसपास। बट इनका प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि दे आर नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम अनसिक्योर्ड वाले सेगमेंट से टू सिक्योर्ड वाले सेगमेंट। तो अनसिक्योर्ड में अगर आप देखो तो यील्ड जो होता है, मतलब द यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच यू चार्ज द कस्टमर, द रेट एट विच यू लेंड टू द कस्टमर्स। तो वो यील्ड जो होता है दैट इज लिटिल वो कम हो जाता है इफ़ यू गो इनटू सिक्योर। तो अगर यील्ड कम होता है तो मतलब मार्जिन आपके जो स्प्रेड आता है वो भी कम हो जाएगा, स्प्रेड कम आ जाएगा, प्रॉफिट मतलब आपका जो मेन जो ROE का नंबर दैट विल गो डाउन। तो उनका पहले ROE था अराउंड 26, 27, 25%, नाउ इट हैज़ कम डाउन टू अराउंड 19-20% के आसपास। तो दैट इज़ अ कंसर्न। तो ROE का नंबर नीचे जा रहा है। एब्सोल्यूट नंबर आप देखो ROE इट इज़ विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अराउंड 19-20% इज़ गुड, बट अभी कहाँ से आ रहा है वो नंबर 25-26% से इट हैज़ कम डाउन टू 19-20%। वो एक प्रॉब्लम है, बट ग्रोथ इज़ वेरी गुड, 26% ग्रोथ। बट इनका फिर वैल्यूएशन भी हमको देखना पड़ेगा ना, 5-6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे दे आर ट्रेडिंग एंड दे आर ग्रोइंग अराउंड 26%। तो ये हो गया बजाज फाइनेंस, गुड कंपनी, ब्लू चिप कंपनी है। मतलब दिस कंपनी विल टेल यू पूरा NBFC स्पेस में क्या चल रहा है। उसके बाद वी विल कवर अ कंपनी कॉल्ड L&T फाइनेंस। अभी L&T फाइनेंस का अगर देखूँ तो AUM का साइज है अराउंड 97,000 करोड़, 95,000 करोड़। उनका रिटेल बुक, रिटेल है एक होलसेल है, होलसेल में आता है आपका बड़े बड़े इंफ्रा लोन्स हो गए, कॉर्पोरेट को लोन देते हैं, होलसेल बुक जो बोलते हैं, बल्क में जो लोन्स होते हैं, बड़े बड़े अमाउंट के लोन्स। तो उनका पहले क्वार्टर FY22-23 में उनका रिटेल बुक वॉज अराउंड 85% के आसपास था, एंड होलसेल 15% के आसपास था होलसेल वाला। अभी ग्रेजुअली दे हैव इंक्रीजिंग द रिटेल वाला बुक एंड इट हैज़ नाउ रीच अराउंड 97%, एंड लास्ट ईयर अगर देखो वाई इट वॉज 94%। तो रिटेल वाला बुक इज इंक्रीज, रिटेल मतलब हम जैसे कस्टमर्स को लोन देते हैं। फिर उनका AUM का ग्रोथ देखो, उनका गाइडेंस है कि दे विल ग्रो देयर AUM बाय 25% प्लस इन FY25 एंड FY26। 26 तक मतलब ये लोग ने गोल दिया, 26 तक दे वांट देयर रिटेल बुक रिटेलाइजेशन टू बी ग्रेटर देन 95%, वो अचीव हो गया। AUM का ग्रोथ 25% प्लस एंड ROA का नंबर 2.8 to 3% के आसपास। एंड अभी अगर इनका डिसबर्समेंट का ग्रोथ देखो इट वॉज जस्ट 11%। अभी ये सेगमेंट में थोड़े प्रॉब्लम्स है, क्यों? क्योंकि इनका भी थोड़ा माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है, थोड़ा जॉइंट टेंडिंग ग्रुप में जो मतलब गांव में जो लोन देते हैं औरतों को, एक मतलब एक कलेक्शन सेंटर पे छोटे छोटे टिकट साइज के लोन होते हैं 30,000 40,000। तो वहाँ पे मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो अभी रिसेंटली दे अभी अभी तो मतलब थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है एंड नाउ दे विल स्टार्ट टू इम्प्रूव गोइंग अहेड। तो एक ये प्रॉब्लम है कि उनका लास्ट क्वार्टर आई थिंक उनका गाइडेंस था 25% का AUM ग्रोथ, लास्ट क्वार्टर आया 23%, चलो ठीक है। इस क्वार्टर दे आर नाउ बिलो 20% के आसपास का AUM ग्रोथ आ गया। तो दैट इज़ अ कंसर्न, बट हमें उनका कॉल अभी सुनना, मतलब जब ये रिजल्ट आएगा प्रॉपर वील हैव टू लुक ऑन टू इट, मतलब अभी का आगे जाके कैसा सिचुएशन आने वाला है। अगर इम्प्रूव हो रहा है तो उन्होंने ये भी बोला है कि उनका कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है बेसिकली, अगर आपको दिस क्वार्टर यू आर गोइंग टू कलेक्ट, आप एक NBFC हो, आपको लग रहा है दिस मंथ यू विल कलेक्ट अराउंड 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ EMIs फ्रॉम ऑल द कस्टमर्स आपके जो है, उसमें से अगर आपको मिला खाली 95 रुपीज़, ठीक है, मतलब 5 कस्टमर जो है उन्होंने पे नहीं किया टाइम पे, तो आपका कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर दैट मंथ इज 95%, ऐसा समझ। तो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी अगर देखूँ तो इट इज़ 99.38%,
लास्ट क्वार्टर इट वॉज 99.4% के आसपास। तो इट इज़ स्टेबलाइजिंग। उनका पहले कम हो रहा था, मतलब पहले तो ज़्यादा था, अभी धीरे धीरे थोड़ा प्रॉब्लम जैसा है तो कम हो गया, एंड नाउ इट इज़ अगेन स्टेबलाइजिंग। तो ये एक अच्छा है कि कलेक्शन एफिशिएंसी हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बट इट इज़ स्टेबलाइजिंग। अभी आते हैं हम HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक जो हो गया, मतलब उनका अभी AUM का साइज इज 27 लाख करोड़, ठीक है। 27 लाख करोड़ का AUM का साइज है। अभी उनका बेसिकली मर्जर हुआ था, इसलिए उनका जो उनका एक प्रॉब्लम है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है? जो HDFC था, मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उनका और HDFC बैंक, ये दोनों का जो लोन बुक जो है वो मर्ज हो गया, ठीक है। तो बेस बड़ा हो गया, मतलब अगर आपका 50, अगर HDFC बैंक वॉज 50 का साइज था, एंड HDFC जो अकेला जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस था उसका भी 50 का साइज था, दोनों ऐड हो गया 100 हो गया। अभी वो बेस पे दे नीड टू ग्रो एट अराउंड 15%, जो पहले HDFC बैंक कर रहा था 15-16% के आसपास का ग्रोथ। नाउ दैट ग्रोथ हैज स्लोड डाउन टू 7%, क्योंकि बेस इतना बड़ा बन गया। एंड उनका डिपॉजिट जो आता है दैट इज 16% YOY। तो अगर मैं देखूँ तो बिगेस्ट बैंक SBI जो है, उनका अराउंड लोन बुक का साइज अराउंड 40-45 लाख करोड़ के आसपास। दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 14-15%, मतलब सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ जो बोलते हैं, जो पूरा मतलब ICICI बैंक हो गया, बड़े बड़े जो SBI हो गया, तो मार्केट मतलब सबसे बड़ा बैंक जो है इंडिया का, they are growing at 13-14-15%. But then too, HDFC Bank being at almost half of the size, they are still not able to grow above SBI. तो 7-8% का ग्रोथ आ रहा है उनका, मतलब बहुत लास्ट क्वार्टर भी उनका 7-8%, 5-6% का ग्रोथ आ रहा है। दिस इज कंटिन्यूसली हैपनिंग एंड फ्रॉम लास्ट 4-5 क्वार्टर्स, एंड तो इसलिए मतलब स्टॉक भी चल नहीं रहा। नाउ कमिंग टू अ स्मॉल कैप, स्मॉल तो नहीं, मतलब कंपेरेटिवली बैंक्स में जो अच्छे रेट से ग्रो करवा रहा है, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक का अगर देखो तो लोन बुक का साइज अराउंड 2,30,000 करोड़ के आसपास। उनका लोन बुक का ग्रोथ था 20%, तो इट इज़ आउट परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स, जो बड़े बैंक जो उसमें से। एंड डिपॉजिट का ग्रोथ था 25%, मतलब डिपॉजिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपॉजिट तो आराम से ग्रो कर पा रहे हैं। कासा रेशियो स्टैंड एट 47% वर्सेज 47.2%, इट इज़ ऑलमोस्ट स्टेबल। बट इनका मेन मेट्रिक जो लोग ने डिस्क्लोज नहीं किया, ये क्वार्टर भी डिस्क्लोज नहीं किया, लास्ट क्वार्टर भी जो अपडेट आया था उसमें भी डिस्क्लोज नहीं किया, वो था उनका एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी नंबर, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी उनका Q3 में देखो तो इट फेल अराउंड 50% के आसपास, क्योंकि उनका माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। सबको प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि खाली IDFC हो गया, L&T फाइनेंस हो गया उनको है, मतलब आप देखो तो माइक्रो फाइनेंस वाले जो लेंडर्स हो गए, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जो ब्लू चिप अगर देखो तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, सेटिन क्रेडिट केयर हो गया, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो IDFC फर्स्ट में अगर अगर उनका अगर ROE का नंबर नीचे जा रहा है, ROE हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक में प्रॉब्लम्स हो गए, क्योंकि पैट लास्ट क्वार्टर पैट फेल अराउंड 50% YOY देखूँ तो ये एक थोड़ा कंसर्न है। बट ओवरऑल ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ अच्छा है। सिमिलरली आप देखो तो और एक कंपनी इन द NBFC स्पेस एज वेल, विच इज़ फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, उनका भी ग्रोथ आ रहा है अराउंड 35-40% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ आ रहा है, बट नीचे उनका बॉटम लाइन में मतलब प्रॉब्लम हो गया है। सिमिलर, मतलब इनका ही जैसा ही है। और एक पूना वाला फिनकॉप का भी ऐसा ही है, उनको तो मतलब अनसिक्योर्ड ही है उनका, मतलब अराउंड 50-60% जो बुक है, जो Tier 1 सिटीज़ में लैंडिंग करता है, बड़े बड़े प्लेयर्स को लैंडिंग करता है, बड़े बड़े HNIs को लैंडिंग करता है। तो वहाँ पे भी उनको मतलब उनका जो पर्सनल लोन वाले सेगमेंट में प्रॉब्लम हो गया है। तो उनका ग्रोथ आ रहा है 40% के आसपास के AUM ग्रोथ आ रहा है, बट उनका बॉटम लाइन में प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखो तो थोड़े हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में देखो, हाउसिंग फाइनेंस में मतलब अच्छे टेलविंड है, ऑल द कंपनीज आर रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, एंड ये पूरा सेगमेंट जो है इट इज़ ग्रोइंग अराउंड 20-22% के आसपास। अफोर्डेबल स्पेसिफिकली अगर देखूँ तो अफोर्डेबल वाले जो सेगमेंट है, अफोर्डेबल हाउसिंग वाला एंड प्राइम हाउसिंग होता है, दो सेगमेंट होता है। अफोर्डेबल में 20-22% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, एंड हाउसिंग में प्राइम हाउसिंग में अराउंड 18-20%। तो ओवरऑल अराउंड 20% के आसपास का ग्रोथ लेके चल रहा हो पूरे इंडस्ट्री का। तो आई एक्सपेक्ट अदर प्लेयर्स टू परफॉर्म बेटर। तो अगर देखो तो आवास का अगर देखो, आवास का अराउंड लोन बुक का साइज, AUM का साइज है अराउंड 20,000 करोड़, एंड उनका AUM का ग्रोथ था खाली 18% YOY। तो मतलब अगर आप देखो तो अगर सेगमेंट में अफोर्डेबल हाउसिंग में स्पेसिफिकली देखो तो देयर आर अदर कंपनीज, आप देखो होम फर्स्ट हो गया, एप्टस हो गया, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज़ ग्रोइंग अराउंड 35%, 36% का AUM का ग्रोथ आ रहा है।
फिर आप देखो आवास हो गया, आवास का अराउंड आवास का आधार हाउसिंग हो गया, आधार का भी अराउंड 22% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। तो अगर इनका मतलब पहले आवास जो है दे यूज टू ग्रो अबाउट 20-25% के आसपास आराम से ग्रो कर रहा था। अभी रिसेंटली उनका कुछ टेक पे उनको बहुत काम कर रहे थे, टेक ट्रांसफॉर्म पूरा मतलब मॉडिफिकेशन कर रहे थे, अपग्रेड कर रहे थे टेक में थोड़ा। तो भी उन्होंने बीच में उनका ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। एंड नाउ अभी तो कंप्लीट हो गया टेक भी, उनका जो टेक का जो काम था, बट देन टू दे आर स्टिल नॉट एबल टू ग्रो अबाउ। देखो तो आप दूसरे प्लेयर्स लाइक होम फर्स्ट, एप्टस, फिर आप देखो इंडिया शेल्टर का तो मतलब छोटा बेस है, बट देन टू दे आर स्टिल एबल टू ग्रो। तो अच्छा है वो 36% के आसपास का ग्रोथ। तो पूरे सेगमेंट में आवास करंटली अगर देखो इट इज़ द स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लेयर, 18% का ग्रोथ। डिसबर्समेंट का भी ग्रोथ इज अराउंड सिंगल डिजिट ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, मतलब 7% का ही डिसबर्समेंट का ग्रोथ है। एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हो रहा है। एसेट क्वालिटी में अगर उनका 1+ DPD देखो, तो DPD होता है डेज पास्ट ड्यू। इसका मतलब क्या कि ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 1 day हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI बट दे स्टिल हैवंट पेड द लोन। मतलब क्या, कस्टमर का एक दिन हो गया, EMI का डेट था आज, उसने पे नहीं किया, नेक्स्ट डे हो गया, तो दैट टिल मतलब नेक्स्ट डे वो जो अमाउंट होगा दैट वुड बी वो 1+ DPD में काउंट होता है। तो ऐसे मतलब 1+ DPD हो गया, 30+ हो गया, 60+ हो गया। 60+ में 2 महीने के अगर तक EMI पे नहीं किया है, 30+ में 1 मंथ आ गया, एंड 90+ में आ गया आपका GNPA जो हो जाता है। तो 3.39 था वर्सेस 3.85 क्वार्टर तो इम्प्रूव हुआ है, मतलब कम कम प्रॉब्लम, मतलब कम कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। डिफ़ॉल्ट तो नहीं, मतलब जो टाइम पे नहीं कर रहे। GNPA देखूँ तो इट वॉज एट 1.09 वर्सेज 1.14 क्वार्टर, तो वो भी इम्प्रूव हो रहा है। एंड अगर साल में देखूँ तो दे हैव एडेड 30 ब्रांचेस इन FY25, Q1, Q2, Q3, Q4 मिला कर। एंड उनके एज ऑफ अगर देखूँ तो एज ऑफ Q4 और FY25 उनका ब्रांचेस स्टैंडर्ड 397। उसके बाद आते हैं हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का अगर देखूँ, वो प्राइम हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर है। अफोर्डेबल में और प्राइम में उतना ही फ़र्क है। अफोर्डेबल का जो एवरेज टिकट साइज जो होता है कस्टमर को जो लोन देते हैं दैट इज़ अराउंड 10-15 लाख। एंड अगर प्राइम हाउसिंग में देखूँ तो इट रेंजेस फ्रॉम 50 लाख, 1 करोड़ भी जाता है, उसके ऊपर भी जाता है। तो बजाज हाउसिंग का अगर AUM का साइज़ देखो, इट इज़ 1,15,000 करोड़, ठीक है। आवास का साइज इज 20,000 करोड़, दे आर एबल टू ग्रो एट 18%। बजाज हाउसिंग का साइज इज 1,15,000 करोड़, दे आर एबल टू ग्रो एट 26%। तो ये दोनों मतलब क्लियर है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट अ बिगर बेस, बिगर साइज, बजाज हाउसिंग इज एबल टू ग्रो एट अ बेटर रेट कंपेयर टू आवास। तो ये एक हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज अगर बेस भी इतना बड़ा है देन टू दे आर एबल टू ग्रो विच इज़ वेरी गुड। बट अभी हम आते हैं उनके वैल्यूएशन पे। बजाज हाउसिंग का देखो, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर। देखो तो प्राइस टू बुक जो हम देखते हैं दैट इज़ अराउंड 5 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक है। जनरली टिपिकली अगर देखो ऑल हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं दैट आर ग्रोइंग एट अराउंड 25-30% का 20-25-30%, दे आर उनका जो प्राइस टू बुक होता है दैट इज़ अराउंड 3.5-4 टाइम्स के आसपास जाता है। इनका अराउंड 5 टाइम्स है आफ्टर सो मच करेक्शन एज वेल। मतलब पहले तो लिस्ट हुआ, मतलब अराउंड 7 टाइम प्राइस टू बुक पे लिस्ट हुआ था बजाज हाउसिंग। अभी वो करेक्ट होके इट इज़ नाउ अराउंड 5 टाइम्स। तो जब तक द अर्निंग्स डोंट कैच अप, अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ अच्छा है, बट खाली एक प्रॉब्लम है वैल्यूएशन, दूसरा सब अच्छा है। एंड आवास का ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशन उनका भी अराउंड 4 टाइम्स के आसपास ही है आवास का भी, तो दैट इज़ एक्सपेंसिव कंपेयर टू आप देखो जो दूसरे प्लेयर्स आप इन अफोर्डेबल हाउसिंग में, होम फर्स्ट इज ग्रोइंग एट अ बेटर रेट एंड इट इज़ अवेलेबल एट अ चीपर वैल्यूएशन देन आवास। इंडिया शेल्टर ऑल्सो एट चीपर वैल्यूएशन एंड ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट। पूरे इंडस्ट्री में आप देखो अफोर्डेबल हाउसिंग में इंडिया शेल्टर इज आउट परफॉर्मिंग एवरीवन। उसके बाद एप्टस भी हो गया, एप्टस का भी अराउंड 27-30% के आसपास का ग्रोथ है। तो ये हो गया बजाज फाइनेंस। बजाज हाउसिंग का डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी अराउंड 25% के आसपास था, तो दैट इज ऑल्सो गुड नंबर। फिर अगर हम देखें माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में जाए, तो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में अगर देखूँ तो एक प्लेयर है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण करके। अभी पूरे माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में बहुत ही प्रॉब्लम्स हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर्स जो है, जो गांव में जो कस्टमर्स होते हैं उनको मतलब टाइम पे EMI पे नहीं कर पा रहे हैं। सब जो कंपनीज इन द जो फोकस है माइक्रो फाइनेंस स्पेस में, उनका एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है, डेलिंक्वेंसीज बढ़ रहे हैं।
प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम हो रहा है एंड ग्रोथ भी नहीं आ रहा है। तो इस टाइम क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का जो पूरा जो लोन पोर्टफोलियो ग्रॉस लोन जो AUM जो बोलते हैं दैट स्टैंड एट 26,000 करोड़ वर्सेस 25,000 करोड़ क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वार्टर, आई थिंक लास्ट क्वार्टर था फर्स्ट क्वार्टर, उसमें उनका जो ग्रोथ था मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ वॉज गुड, मतलब पॉजिटिव। अभी तक तो YoY देखो तो ग्रोथ अच्छा ही आ रहा था सबका, क्योंकि लास्ट ईयर वॉज उसका छोटा बेस होता है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर अभी रिसेंटली जो प्रॉब्लम्स हो रहा था तो सबका लोन बुक का साइज जो था वो डिक्रीज हो रहा था, मतलब रीपेमेंट्स पे ज़्यादा फोकस कर, कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करने लगे थे डिसबर्समेंट से ज़्यादा। तो डिसबर्समेंट इज बेसिकली द रेट एट विच यू गिव आउट द लोन, मतलब ये कितने लोन बांटे ये क्वार्टर, ये महीने जो भी होगा। तो दिस वॉज द फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट जो बोलते हैं दिस वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट, मतलब लास्ट क्वार्टर 3 में भी उनका मतलब जो अपडेट आया था वो भी मतलब अच्छा ही था। उनका ही कॉन कॉल जो था दैट वाज वेरी पॉजिटिव कंपेयर टू ऑल द माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स देखूँ तो। एंड अगर उनका अभी थोड़ा एसेट क्वालिटी देखूँ तो उनका पार हो गया आपका, देखो पार 0+ मतलब ऐसे कस्टमर्स, पार होता है बेसिकली पोर्टफोलियो एट रिस्क, ये हो गया। फिर DPD होता है डेज पास ड्यू, एंड और एक टर्म है दैट इज SMS स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये तीनों का मतलब सिमिलर ही है, ठीक है। पार 0 मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसने एटलीस्ट 1 डे हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ EMI बट उसने पे नहीं किया टाइम। 1+ DPD जैसा ही है, सिमिलर पार 0+ जो होता है। उनका पार 0 स्टैंडर्ड 6.9% वर्सेस 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये तो बढ़ गया, तो ये तो प्रॉब्लम है। फिर पार 30+ 5.5% हो गया वर्सेस 5.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये भी बढ़ गया, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। पार 60 अगर देखूँ तो इट वॉज एट 4.3% वर्सेस 3.8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड पार 90 पार 90 मतलब GNPA है 3.3% हो गया वर्सेस 2.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आप बोलोगे मतलब परफॉर्म मतलब खराब हो रहा है, सब तो खराब हो रहा है, नंबर इज गोइंग अप, मतलब दैट इज़ नॉट गुड साइन। बट ये थोड़ा ये जो नंबर है ना ये थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि ये पहले हो गया है, ठीक है। ये सब अभी आगे जाके क्या होने वाला है वो हमें देखना है। तो उनका अगर देखो तो एक होता है, आप देखो पार 15+ का एक्रीशन, मतलब कितने इनफ्लोज आए, मतलब कितने नए लोन खराब हुए हैं उनके, कितने नए कस्टमर और डिफ़ॉल्ट हो गए, तो वो हमें ट्रैक करना है नंबर। पार 15 मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसने 15 डेज हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI बट दे स्टिल हैवंट पेड। तो अभी अगर मैं देखूँ ना तो नवंबर ऑफ 2024 में ये नंबर था 1.34%, मतलब अगर अगर 1000 कस्टमर है उसमें से अगर 1000 कस्टमर में से नए कस्टमर जो डिफ़ॉल्ट हुए दैट इज़ 1.34% ऑफ 1000। तो अराउंड 1.3 मतलब ऐसे कस्टमर से लोन अमाउंट होगा 1000 रुपया, 100 रुपया का लोन है आपने दिया है ये क्वार्टर, उसमें से कौन से लोन खराब हुए दैट इज़ 1.34 रुपीज़ जो वो डिफ़ॉल्ट के उसमें हो गए, डिफ़ॉल्ट हो गए, तो मतलब वहाँ पे पेमेंट टाइम पे नहीं आ रहा था उनका। तो अभी वो नवंबर में 1.34 था, फिर दिसंबर में हुआ 0.95, तो ये अच्छा है कि कम हो रहा है। मतलब हमको ख़राब तो हो रहा है लोन बट कौन से रेट पे ख़राब हो रहा है वो देखना पड़ेगा। पहले 1.34 हुआ, उसके बाद दिसंबर में 0.95 हुआ, फिर जनवरी में 0.88 हुआ, फिर फरवरी में फिर से 1.02 क्यों हुआ, क्योंकि जनवरी में से ही जो कर्नाटक है उनका जो मेजॉरिटी जो स्टेट है 30% का लोन बुक वहाँ से आता है। एंड वहाँ पे एक बिल पास किया था, ऑर्डिनेंस बिल जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, कि वहाँ पे बहुत फार्मर जो बेसिकली ये जो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा फोकस होता है, फार्मर्स वर्किंग वुमेन जो होते हैं इंडिविजुअल लोन्स जो देते हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा लेंडिंग होता है माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि पूरा अनसिक्योर्ड सेगमेंट है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि वहाँ पे फार्मर्स जो है वो बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस और सब बढ़ गए थे, क्योंकि ये सब जो कस्टमर्स है वो दे आर प्रेशराइजिंग देम, ये सब कंपनीज जो है दे आर प्रेशराइजिंग देम टू पे द पेमेंट, बिकॉज ये तो अनसिक्योर सेगमेंट है, मतलब यहाँ पे तो कोई कोलेटरल कुछ है ही नहीं, घर अगेंस्ट नहीं है, कुछ गोल्ड अगेंस्ट नहीं है, तो आपको तो मतलब सीधा मतलब इट इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू परफॉर्म इन द प्रीवियस क्वार्टर, आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपने कस्टमर कौन से साइकिल्स में आप परफॉर्म कर रहे हो। ये पूरा अनसिक्योर्ड है, यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे कस्टमर भाग भी सकता है, गायब भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उनका इसीलिए इनका यील्ड भी सबसे ज़्यादा ही होता है, 20-25% के आसपास का माइक्रो फाइनेंस का यील्ड होता है, तो दैट इज़ हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है। तो अभी कर्नाटका ऑर्डिनेंस बिल पास किया था कि भाई यू कैन नॉट फोर्स द कस्टमर्स टू पे द लोन, तो यू कैन नॉट प्रेशराइज देम। तो इसलिए सब पूरे कर्नाटका स्टेट में जो कंपनीज जो अफेक्टेड हो गया, क्योंकि उनका जो मेजॉरिटी जो जिसका ज़्यादा पोर्शन था कर्नाटका में दैट गॉट इम्पैक्टेड।
तो फेब्रुआरी में उनका 1.02 हो गया, एंड नाउ अगेन इन मार्च इट हैज़ बिकम 0.84। तो चलो ठीक है, वहाँ पे भी अभी इम्प्रूव होना चालू हो गया है, तो दैट इज़ अ गुड साइन। तो ये एक इंडिकेटर है। फिर आपका एक कलेक्शन एफिशिएंसी होता है, एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी। उसका मतलब क्या कि आप देखो कि जो अच्छे लोन्स हैं, जो एट द कस्टमर्स दैट आर परफॉर्मिंग वेल, जो डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, जो कोई भी पार 30 पार 60 पार 90 किसी में भी फ्लो नहीं हुआ है, जो अच्छे कस्टमर है उस वो उसका कलेक्शन एफिशिएंसी कैसा है। मतलब अगर 100 रुपये का लोन दिया, उसमें से जो अच्छे कस्टमर है वो कितना पे कर पा रहे टाइम पे, वो हमें देखना है। एंड दिस क्वार्टर दे एडेड मोर 2.5 लाख करोड़ न्यू बोरोवर्स। तो कभी अगर बोरोवर ऐड करेंगे, उनका लास्ट उनका अभी 3-4 क्वार्टर से 2-3 क्वार्टर से तो उनका कस्टमर एडिशन भी मतलब बहुत कम हो गया था, 50-60,000 के आसपास ही था। तो दे एडेड अराउंड मोर 2.5 लाख कस्टमर इन क्वार्टर 4, तो ये अच्छा है। अभी दूसरा जो कंपनी है दैट इज सेटिन क्रेडिट केयर करके। सेटिन क्रेडिट केयर का एयूएम का साइज अराउंड 11,300 करोड़। एयूएम का ग्रोथ आया कितना 7%। तो ये जो कंपनी है ये भी मतलब अच्छा है कंपेयर टू, आप देखो दूसरे जो कंपनी आप माइक्रो फाइनेंस में देखो, स्पंदना स्फूर्ति हो गया, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हो गया, ये दो कंपनी जो है उनका बहुत ख़राब हालत है। फिर थोड़े जो मीडियोकर अगर देखूँ तो दैट इज़ योर मीडियोकर या अच्छे थोड़े मीडियम, मतलब जो जो थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, जो पहले अच्छा कर रहा था अरमान फाइनेंशियल, वो उनका थोड़ा भी प्रॉब्लम हो गया है। फिर आप देखो मुथूट माइक्रो फाइनेंस भी बोल रहा है कि दे आर सीइंग रिकवरी, बट उनका कोई अपडेट तो नहीं है अभी तक, बट क्वार्टर 3 थोड़ा ठीक ठाक था। बेस्ट आई थिंक वॉज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इनका कॉन कॉल भी वॉज वेरी पॉजिटिव कि उनका कलेक्शन पे ज़्यादा आ रहा है, फोकस हो रहा है, एंड कस्टमर अभी टाइम पे करना चालू कर दिया। एसेट क्वालिटी भी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, जो पार एक्रीशन मैंने बोला दैट इज़ इम्प्रूविंग। अभी अगर सेटिन का देखूँ तो उनका ग्रोथ आया 7% वाई ग्रोथ आया था एयूएम में। उनका साइज अराउंड 11,300 करोड़। अभी इनका गाइडेंस था कि पहले क्वार्टर 1 में बोला था 20% के आसपास का ग्रोथ आया था, क्वार्टर 1 और FY25, बट अभी प्रॉब्लम्स हो गए, सबको प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि खाली इनको ही है। तो सबने डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया, ऑल द कंपनीज, इन्होंने भी डाउनवर्ड रिवाइज किया और बोला था कि 8-10% का यूएम ग्रोथ आएगा। दिस क्वार्टर दे ग्रो बाय 7%, लास्ट क्वार्टर 10% के आसपास का ग्रोथ था, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, वहाँ पे कोई मतलब ग्रोथ तो ठीक ठाक है, 7-8%। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी बढ़ा दिया था, 4.5 to 5% कर दिया था। एंड उनका अगर देखूँ तो पार 1 जो होता है बेसिकली, पार 1 इज बेसिकली ऐसे कस्टमर जिसका एक दिन हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ ईएमआई बट दे स्टिल हैवंट पेड दैट लोन। तो वो नंबर सितंबर ऑफ 2024 में था अराउंड 6.8%। 100 कस्टमर्स से उसमें से 6.8 कस्टमर्स एक दिन हो गया था जिसमें से उन्होंने पे नहीं किया था टाइम पे लोन, 6.8 कस्टमर्स। अभी दिसंबर में आके वो 6.4 हो गया, मतलब कम हो गया, तो दैट इज़ अ गुड साइन। एंड मार्च में आते आते दैट नंबर हैज़ फॉलन डाउन टू 5.4%, तो ये भी अच्छा है। दिस सिग्नल्स दैट द जो अभी जो नए जो कस्टमर जो डिफ़ॉल्ट मतलब दे आर डिफ़ॉल्टिंग, बट जो रेट से वो पहले डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, जो टाइम पे वो ई एम आई जो होता है वो पे नहीं कर पा रहे थे, दैट इज़ रिड्यूसिंग एंड वो अभी पे कर रहे हैं। तो द डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5% इज़ वेरी ह्यूज अगर आप देखो तो, अगर आप कंपेयर करो तो माइक्रो फाइनेंस में मतलब ज़्यादा ही रहता है, दूसरे अगर बैंक्स में तो वेरी 0.5-0.2% के आसपास, 0.5% के आसपास रहेगा। तो ये नंबर हमको ट्रैक करना है क्योंकि ये पूरा अनसिक्योर सेगमेंट है, एंड यहाँ पे मतलब जो टर्न अराउंड आएगा तो इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट कॉन कॉल। मतलब मैनेजमेंट का जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल जो होएगा उसमें दैट दे विल टेल दैट हाउ दे आर परफॉर्मिंग एंड हाउ इज़ द फ्यूचर लुकिंग, मतलब कैसा लग रहा है अभी आगे जाके। हम देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी जो प्रॉब्लम है उसका भी मैं बना लूँगा एक वीडियो। दे एडेड अराउंड 218 ब्रांचेस एंड द टोटल काउंट अगर देखो तो इट स्टैंड एट 14,454। तो ये हो गया उनका सेटिंग क्रेडिट केयर का अपडेट, तो ये भी अच्छा था। अभी लास्ट कंपनी जो आता है दैट इज CSL फाइनेंस। CSL फाइनेंस इज MSME लेंडर है एंड उनका होलसेल वाला थोड़ा ज़्यादा पोर्शन है। मतलब क्या, ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग जो होता है, कंस्ट्रक्शन लोन्स हो गए, तो थोड़ा ज़्यादा है। उनका AUM का साइज अराउंड 1200 करोड़ है एज ऑफ क्वार्टर 4 एंडेड, एंड उनका AUM ग्रोथ आया कितना 16% के आसपास। ये बहुत ही छोटा कंपनी है, ठीक है। उनका स्टार्ट ऑफ द ईयर Q1 ऑफ FY25 में उनका लोन बुक का साइज AUM का साइज अराउंड 1000 करोड़। तभी उन्होंने गाइडेंस दिया था कि हम लोग का 35 to 45% का AUM ग्रोथ आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 1350 to 1450
करोड़ के आसपास दे विल रीच बाय एंड ऑफ दिस ईयर Q4। बट अभी कितना हुआ है, खाली 1200 करोड़। Q2 में आया कंपनी, उन्होंने बोला कि हम लोग का वी आर डाउनवर्ड रिवाइजिंग द गाइडेंस, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे इनको भी, मतलब MSME लेंडर और माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा ग्रे एरिया भी होता है, ठीक है। मतलब जो कस्टमर ने MSME लोन लिया गया उसका प्रोबेबिलिटी है कि उसने माइक्रो फाइनेंस वाला भी लोन उठाया ही होगा। तो उनका गाइडेंस कम करके 25 to 35% का ग्रोथ कर दिया। कितना है ग्रोथ? 1250 to 1350। वी वर एक्सपेक्टिंग दैट वो रीच हो जाएगा। अभी कितना पहुंचा है? 1200 ही पहुंचा, मतलब और 50 करोड़ से उन्होंने मिस कर दिया। जो गाइडेंस रिवाइज डाउनवर्ड किया था तब वो मतलब वो भी अचीव नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि उनका गाइडेंस इज नॉट अचीव। तो मतलब दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी कंपनी। जो गाइडेंस दे रहे हो आप तो यू शुड अकम्प्लिश इट। बट थोड़े से ही मिस हुआ है, बट उनका साइज़ भी छोटा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 5 लाख करोड़ के 50,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक का साइज़ है। तो बीइंग अ स्मॉल कंपनी एज वेल, दे आर स्टिल एबल टू ओनली ग्रो बाय 16% YoY। उनका होलसेल में अगर देखूँ तो Q3 ऑफ FY24 में 47% के आसपास था होलसेल वाला बुक, एंड रिटेल वॉज 53%। लास्ट क्वार्टर उनका 37% हो गया होलसेल वाला, एंड रिटेल वॉज अराउंड 47% एंड होलसेल वॉज 53% इन Q3 ऑफ FY24। एंड Q3 ऑफ FY25 में 63% होलसेल हो गया एंड रिटेल वॉज 37%। तो उनका होलसेल में ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो उन्होंने बोला था कॉन कॉल में भी, ये हर ऑल्टरनेट कॉन कॉल सकता है, मतलब अभी Q4 में दे शुड डू अ कॉन कॉल, क्योंकि हमको मालूम पड़ेगा कि द होलसेल वाला कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि होलसेल वाला थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि अगर एक कस्टमर भी डिफॉल्ट हो गया विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग मच ऑफ योर लोन बुक, तो दैट कैन इम्पैक्ट योर आपका प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाकर, ठीक है। मतलब वी हैव ऑल कवर्ड ऑलमोस्ट, जो देखूँ तो NBFC स्पेस के बजाज हाउसिंग का NBFC में, मतलब वी हैव कवर्ड फ्यू कंपनीज, हाउसिंग में भी कवर कर दिए, एंड थोड़े माइक्रो फाइनेंस एंड थोड़े बड़े बैंक्स एंड IDFC फर्स्ट बैंक, जो मतलब जो ग्रोथ जो आउट परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। बट अभी एसेट क्वालिटी में उनको मालूम नहीं कैसा करेगा इन द अपकमिंग क्वार्टर, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।